हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन या सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की असफलता के बाद लाया गया, तो उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, एक सेकेंड। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हमारा हुआ था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की असफलता के बाद, देखिए इसको हमें टॉपिक डिस्कस कर लिया हुआ है, ठीक है। इसकी असफलता के बाद हमारे ब्रिटिशर्स को एक बात रियलाइज़ हुई कि जो सबसे बड़ी हेडिंग पार्टी है, ठीक, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी सहभागिता के बिना ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का होना और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के सजेशंस देना, मतलब जिसलिए हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ये चीज़ असंभव है। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ऐसा करते क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए 5 मार्च 1930 को माफ़ करिएगा, 5 मार्च 1931 को हमारा गांधी इरविन पैक्ट साइन किया जाता है, ठीक है। जिससे चीज़ क्या इंश्योर होती है, हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्टिसिपेशन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंश्योर हो जाता है। इस चीज़ की, देखिए, गांधी इरविन पैक्ट की हम बात कभी अलग डिस्कस कर लेंगे। और थोड़ी सी अगर बात करें तो इसमें हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोकने की बात कही जाती है। हालांकि ये रोक भी दिया जाता है, बाद में फिर शुरू कर दिया जाता है। सिविल डिसोबीडियंस, ये हमारे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की असफलता के बाद इसको भी फिर से शुरू कर दिया जाएगा। और देखिए, गांधी इरविन पैक्ट में कई और बातें होती हैं, जैसे कि कोस्टल एरियाज से सॉल्ट बनाने की अनुमति दे दी जाती है। बाकी बहुत सारे जो विशेष क्राइम्स में जो लोग नहीं शामिल होते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान, उनको छोड़ने की बात कही जाती है। तो बेसिक देखिए, हमारा 5 मार्च 1931 का जो इवेंट है गांधी इरविन पैक्ट का, इसका मोटिव ये रहा कि आईएनसी की पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया गया हमारे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि बिना कांग्रेस के सहभागिता के कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स देना और उनके सजेशंस लेना इम्पॉसिबल था। तो ये था हमारा बैकग्राउंड बना। अब देखिए, हाँ, एक बात तो ठीक है कि सन 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट से हमारी सहभागिता कांग्रेस की इंश्योर कर दी गई। अब देखिए, एक सेकेंड, हमारा जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इसके डेट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम जानते हैं सन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुई थी। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये हमारी, देखिए, 5 मार्च 1931 को इरविन पैक्ट साइन हो गया गांधी जी में, ठीक। अब देखिए, इसके बाद सितंबर 1931 से लेके दिसंबर 1931 के बीच में ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की जाती है। और ये देखा जाता है कि क्या क्या सजेशंस हमें मिल सकते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है ये डिस्कस करते हैं। देखिए, ये हमने डिस्कस कर लिया कि सितंबर 1931 से लेके दिसंबर 1931 तक हमारी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलती है। अब देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको अटेंड कौन कौन करता है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे इंडियन प्रिंसली स्टेट्स होते हैं, देखिए, प्रिंसली स्टेट्स की बात करें तो पहले वाले में हमारे मात्र 16 डेलीगेट्स जा रहे थे प्रिंसली स्टेट से, जबकि हमारे प्रिंसली स्टेट से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे 23 डेलीगेट्स जाते हैं। 80 प्लस डेलीगेट हमारे पॉलिटिकल पार्टीज से जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 23 डेलीगेट हैं हमारे इंडियन प्रिंसली स्टेट से। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 80 प्लस डेलीगेट है इंडियन पॉलिटिकल पार्टी से। अब देखिए, मुस्लिम लीग को हमारे आगा खां जैसे लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हिंदू महासभा के लीडर्स होते हैं, ठीक। इंडियन लिबरल पार्टीज़ को कौन रिप्रेजेंट करता है, हमारे इंडियन लिबरल पार्टीज़ को, जैसे हमारे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमारे कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, तेज बहादुर सप्रू। उसी तरीके से हमारे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मेन ही, देखिए, यही होते हैं। बाकी इनके साथ और इंडियन लिबरल पार्टीज़ के और मेंबर्स भी होते हैं। मेन होते हैं तेज बहादुर सप्रू, रिप्रेजेंट किसको कर रहे होते हैं, इंडियन लिबरल पार्टी इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब देखिए, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक बात तो पक्की थी कि हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस आएगी। अब लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस से कौन पार्टिसिपेट करता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि गांधी जी वॉज दी
ओनली वन, ठीक, फ्रॉम कांग्रेस। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। हालांकि गांधी इरविन पैक्ट के होने से कांग्रेस में गांधी जी को आना तो इंश्योर हो गया था टू पार्टिसिपेट, ठीक। ध्यान रखिएगा सारे पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, कि आईएनसी से किसने पार्टिसिपेट किया था। ध्यान रखिएगा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमारे सिख को उज्जवल सिंह जैसे लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इस बार वुमेन को सरोजनी नायडू देखिए ना रिप्रेजेंट करके माफ़ करिएगा, इसमें हमारी वुमेन को सरोजनी नायडू ही रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सरोजनी नायडू नहीं रहेंगी। अनटचेबल्स को देखिए एज यूजुअल हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब, ठीक। आईएनसी से हमारे सिर्फ गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं, वुमेन को रिप्रेजेंट करती हैं सरोजनी नायडू, और अनटचेबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हमारे BR अम्बेडकर। अब देखिए लास्ट चीज़ हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसका हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है। तो देखिए कंक्लूजन इसका कुछ नहीं निकलता है। एक सेकेंड, कंक्लूजन क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल की कॉन्फ्रेंस की तरह ये भी एक फेलियर साबित होता है, ठीक। फेलियर देखिए साबित होने का कारण क्या होता है? क्योंकि इसमें जो BR अम्बेडकर होते हैं, BR अम्बेडकर जी और गांधी जी में विवाद शुरू हो जाता है और टकराव हो जाता है इस बात को लेके कि BR अम्बेडकर के हिसाब से BR अम्बेडकर के हिसाब से अनटचेबल्स को, जो डिप्रेस्ड क्लास हैं, उनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट की ये मांग करते हैं। और देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट हमारा बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है हमारे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, ठीक है, जिसकी वजह से कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता और गांधी जी BR अम्बेडकर आपस में ही झगड़े में फंसे रह जाते हैं और ये कोई अल्टीमेटम तक नहीं पहुंच पाता कि किस रिफॉर्म्स की अल्टीमेट ज़रूरत है। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हमारी एक फेलियर साबित होती है। और ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड। धन्यवाद।